15 अगस्त के समकक्ष कुछ 3-4 बातें कर लेते हैं। वो छोटी छोटी बातें कि क्यों मनाया जाता है, इंडिपेंडेंसी कैसे आई, किन किन क्रांतिकारियों का क्या योगदान है। ऊपर ऊपर की बातें जो दूसरों के सापेक्ष कही जाती हैं, वो कहने की बजाय मूल बात करेंगे, सतही बात नहीं करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि भगत सिंह ने क्या किया, हम ये बात करेंगे कि भगत सिंह ने कैसे किया। हम ये बात नहीं करेंगे कि हम आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो गए, हम ये बात करेंगे कि आज़ाद हुए कि नहीं हुए। हम ये बात नहीं करेंगे कि इमेजिनेशंस जो होती हैं उनसे आज़ादी मिल जाती है। हम ये बात करेंगे आज़ादी क्या होती है, क्या आज़ादी वास्तव में वो आज़ादी होती है जिसको हम आज़ादी समझते हैं। बहुत से मायने में हम बहुत सिकड़े होते हैं, हम एक मशीनी तौर पर जीवन को जीते चले जाते हैं। आज 77वां हो गया है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, लेकिन 77 साल गुजरने के बाद भी हम वैसा ही गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, अन्य दिवसों को मना रहे हैं, अन्य त्योहारों को मना रहे हैं जैसे पहले मनाते आ रहे थे। उसमें जो इंडिकेशंस हैं उनको थोड़ा भी डीप नहीं किया हमने। आज भी तमाशे ही करते हैं। अच्छी बात है 2-4 गीत गाए जाएं, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को याद किया जाए जिन्होंने अपने जीवन को, अपने तन को, अपनी समझ को, अपनी क्षमताओं को एक विशेष डायरेक्शन में मोड़ा। कई बार हम पूरी चीज़ को देखे बिना आधी अधूरी चीज़ पर ताली मारते रहते हैं। ये तालियों की गड़गड़ाहट में हम खुद को भी भूल जाते हैं और उस हकीकत को भी भूल जाते हैं जो उस दिन तो प्रस्तुत हो ही जानी चाहिए थी जिस दिन उसको प्रस्तुत होना था। आज के दिन बहुत सी चीज़ें सामने आनी चाहिए, लेकिन उन चीज़ों की बात नहीं करेंगे। हम वही बात करेंगे जो करते आए हैं, वैसे ही काम करते रहते हैं, प्रक्रियाएं, जबकि ये इंडिकेशंस होते हैं, संकेत होते हैं। 15 अगस्त क्यों आया, तुम लाए कि खुद ही आ गया। भाई जैसे जो देखो आज एक तारीख हो गई, एक डेट आ गई 15 अगस्त, इसे क्या हो गया? डेटें तो आती रहती हैं रोज। क्या तुम्हारा 15 अगस्त यही है कि डेट आ गई? डेट तो 16 अगस्त भी आ रही है, डेट तो 14 अगस्त भी गई है। डेट से होता है क्या 15 अगस्त? क्या समय का एक पार्ट है स्वतंत्रता, या तुम एक ही दिन स्वतंत्र होते हो और दिनों क्या हो जाता है? फिर 365 दिनों में सिर्फ एक दिन स्वतंत्र होते हो तुम, और उस दिन भी स्वतंत्र कहाँ होते हो? क्या वो स्वतंत्रता दिवस ही है? क्या स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो तुम? स्वतंत्रता दिवस मनाना स्वतंत्र होकर होता है। क्या जीवन के हर भाव के साथ, केंद्रीयता के साथ तुम आजाद हुए? बहुत सारी बातें हैं जिनको हम सतह पर देखते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि संकेत ना दिए जाएं, संकेत, मैं कह रहा हूं उतने संकेत दिए जाएं कि संकेत कुछ मिले भी तो। संकेत पूरे पूरे मिले, संकेतों को पूरा लो, आधा अधूरा संकेत मत लो। और इस दिन बहुत सी चीजें तो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए होती हैं। कोई अपने घटिया स्कूल को प्रमोट करने के लिए 15 अगस्त मना रहा है कि कैसे भी करके कुछ बच्चे आएँ, कुछ लोग आएँ, जिससे कि मेरा स्कूल और आगे बढ़े। कुछ लोग अपनी करप्टिविटी, अपनी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए 15 अगस्त मनाते हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि 15 अगस्त मनाने वालों में वो सब शामिल होते हैं जो देश के भ्रष्ट लोग हैं, देश के चाटने वाले, जो देश की दीमक है वो भी 15 अगस्त के दिन सैल्यूट मारती है। वो भी जीभ से बड़े बड़े नाम लेती है, लेकिन इनके पीछे छिपी हकीकत क्या है? इस सब के पीछे छिपा हुआ मामला क्या है? क्या वास्तव में 15 अगस्त है?
या नहीं है, या हम ऐसे ही यूं ही मैकेनिकली चले जा रहे हैं। जैसे मोबाइल में गाने चला दिए जाएं तो वो चलते रहते हैं वन बाय वन, क्योंकि वो मैकेनिकल है, वो प्रोसीजर है, उसकी एक सीरीज है। पहला गाना चला, दूसरा गाना चला, ऐसे चला वैसे चला, क्योंकि वो फिक्स कर दिया गया है। जैसे वो खुद ही आते रहते हैं, वैसे ही तुम्हारी जीवन में भी चीज़ें अपने आप आती चली जा रही हैं। तुम्हारा किसी ने सेटलमेंट कर दिया है। तुम आदमी हो कि मेमोरी कार्ड, और मेमोरी भी तुम्हारी नहीं, किसी और की मेमोरी। कुछ बातें तुम सोचते ही नहीं, कुछ बातों की तरफ तुम्हारा ध्यान जाता ही नहीं। उन चीज़ों को समझना पड़ेगा, उन चीज़ों को देखना पड़ेगा जो उसके पीछे छिपी हुई हैं। इसलिए हम एक एक बोल्ट को खोलेंगे, एक एक बोल्ट को चेक करेंगे, वहाँ काई जमी है, सफाई है, या उसने कुछ कस रखा है, उसने कुछ साधा भी हुआ है, कुछ रोक सकता है, कुछ कस सकता है कि नहीं कस सकता। तुम्हारे मन के 15 अगस्त को खोलते हैं, तुम्हारी नजरों को खोलते हैं, तुम्हारे देखने के ढंग को देखते हैं। तुम्हारे देखने के ढंग को तुमने नहीं देखा होगा, क्योंकि देखा जाता तो अंदाज बदल जाता, धारणा नजर बदल जाती, नज़ारा बदल जाता, मामला बदल जाता। एक एक चीज़ पर ध्यान से एक एक बात सुनना, क्योंकि बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात, स्वतंत्रता महत्वपूर्ण क्यों है, किस प्रकार की होती है? क्या सिर्फ किसी से लड़ाई करके, युद्ध करके हम अपने को स्वतंत्र कर लेते हैं? वैसे तो स्वयं लड़ाई करना, युद्ध करना अपने आप में एक परतंत्रता होती है। कहीं युद्ध करना पड़ रहा है, युद्ध की स्थिति बन गई है, जरूर कोई ना कोई उस देश का दुर्भाग्य है, उस समाज का दुर्भाग्य है, उस मनुष्य का दुर्भाग्य है कि उसको लड़ना पड़ रहा है। अच्छी चीज नहीं है ये। कहीं भी झगड़ा हो, लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अगर हो जाए तो फिर करनी भी पड़ती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रांतिकारियों ने भले ही जबरदस्त बगावत की है, लेकिन इसका अर्थ ये मत समझ लीजिएगा कि क्रांतिकारी बगावत पसंद करते हैं। भगत सिंह तुम्हें दूर से, ऊपर से बहुत ही अधिक गरम, क्रोधी दिखते होंगे, लेकिन वो कठोर इसलिए हैं क्योंकि अति कोमल है। वो इसलिए गर्म है क्योंकि बहुत नरम है। हर क्रांतिकारी, भारतीय क्रांतिकारी प्रेम पूर्ण होते हैं, सौहार्दपूर्ण होते हैं, प्रेम पसंद करते हैं, क्योंकि प्रेम की शिक्षा जीवन की मूल शिक्षा है। प्रेम की शिक्षा इस मिट्टी ने सिखाई है। प्रेम तो यहां होता ही है मनुष्य में, प्रेम छूटता ही नहीं। यहां जो थोड़ा भी समझदार है, जिसका थोड़ा भी मस्तिष्क खुला हुआ है, वो प्रेम जानता है। इसीलिए ये देश ऐसा रहा जहां क्रांतिकारी के दो पक्ष रहे, एक तो गर्म दल, एक नरम दल। बताओ, नरम दल भी रखना पड़ा अलग से, वरना क्रांतिकारी तो लड़ाइयाँ होती हैं। जैसे अमेरिका भी अपने स्वतंत्रता के लिए जब संग्राम कर रहा था, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ कोई नरम दल हो। वहाँ सारे आज़ाद होने के लिए तैयार थे, गर्म ही दल थे। वो तो वहाँ दो ही पक्ष चलते हैं कि या तो कोई सामने वाला शक्तिशाली है तो उससे दबे रहो, हम शक्तिशाली हैं तो उसे भगा दो या दबा लो।
लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत दबाना नहीं चाहता था, भारत कैद नहीं करना चाहता है किसी को, लेकिन कैद होना भी नहीं चाहता है। और स्वतंत्रता के लिए प्रयास भी किसी को परतंत्र करके नहीं करता है भारत, या फिर किसी को घात करके, या फिर किसी पर वार करके। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस देश में ब्रिटिश सरकार ने कितनी ही चालें चली, कितने षड्यंत्र रचे, परंतु फिर भी क्रांतिकारियों ने बहुत कम षड्यंत्र रचे हैं। तुम कहो कि जी काकोरी कांड षड्यंत्र ही तो था, षड्यंत्र नहीं था जी। उनके मन में तुम्हें क्या लगता है कि वो वो नफरत की वजह से षड्यंत्र कर रहे थे? नहीं, वो तो एक रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी। वो तो कृष्ण भी करते हैं, वो तो कृष्ण भी करते हैं। महाभारत के युद्ध में तुम देखोगे कि रणनीति स्ट्रेटजी अलग होती है, उसमें तो भाई बाजी मारनी पड़ती है। वो तो दाव है, लेकिन दाव किस दृष्टिकोण से लगाई जा रही है, किस एंगल से लगाई जा रही है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय क्रांतिकारियों ने कभी दूसरे को दबाने के लिए घात नहीं लगाई, कभी नहीं लगाई। देखो, बड़ा अंतर होता है बोलने में कि भारत बहुत ही सहन शक्ति रखता है, परंतु ये बात क्रांतिकारी बोलें तो अच्छा लगता है, कायर बोलें तो अच्छा नहीं लगता है। यहां के कायर कहते हैं कि भारत सब कुछ सह लेता है, बल्कि ये वो कहते हैं जिनको बदला लेना भी नहीं आता, जिनमें आग नहीं है। कोई भगत सिंह कहे, कोई सुभाष चंद्र बोस कहे इस बात को तो अच्छा भी लगता है कि भारत सहनशील है। भगत सिंह कितने सहनशील थे ये तो उनको तब पता लगा जब वो जेल में रहे। उसमें भगत सिंह नजर नहीं आ रहा था, उसमें असली भारत नजर आ रहा था कि ये आदमी बदलता ही नहीं। ये आदमी जो भी युवा है, इसके मन में है क्या? और इसके मन में कोई लोभ नहीं है, ये किसी लोभ से यहां नहीं आया है। दुनिया के ज्यादातर क्रांतिकारी अन्य देशों में लोभ से पैदा होते हैं। तुम्हें लगता है कोई ही होगा, बहुत कम मिलेंगे तुम्हें जिन्होंने क्रांति इसलिए की क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता का रस पसंद आता था। लेकिन भगत सिंह ने इसलिए प्रयास नहीं किया था कि उसे अंग्रेजों को भगाना है, उसने इसलिए प्रयास किया था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का अधिकार है। और तुम्हें क्या पता है, वो ऐसी स्वतंत्रता के पक्ष में थे कि यहाँ से अंग्रेज चले जाएं और हम स्वतंत्र हो जाएं। ऐसी स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे वो। मूर्खता की बातें मत करो। वो चाहते थे कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि पूरी स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि गोरे अंग्रेज चले जाएं तो काले अंग्रेज राज कर लें, और यही हुआ है। अभी अगर हम गौर से बात करें, खुद भगत सिंह ने यह कहा है कि देखो, आज़ादी का मतलब मेरे लिए यह नहीं है कि अंग्रेज चले जाएं। मेरे लिए आज़ादी का अर्थ है कि दलित आज़ाद हों, महिलाएं आज़ाद हों, काम के लिए आज़ादी हो, दबाव ना हो, शिक्षा के लिए आज़ादी हो, चुनाव हो, ऑप्शंस हो, अपनी जीवन शैली को स्वयं निर्धारित करना मनुष्य को आना चाहिए। ऐसा इंटेंशन था भगत सिंह का। तुम्हें पता होना चाहिए, भगत सिंह के जो दोस्त हैं, जिन्हें तुम कभी समझ भी नहीं सकते कि वो भगत सिंह की निंदा भी कर सकते हैं, उनके स्वयं के दोस्त सुखदेव राजगुरु, वो कहते थे कि भगत सिंह थोड़ा सा इगोइस्टिक है। क्यों कहते थे? क्योंकि वो समझते थे कि देखो, ये आदमी नास्तिक है, जबकि सिख धर्म में विश्वास नहीं करता, कड़ा नहीं पहनता, करघा नहीं पहनता, पंचककारों को वैल्यू नहीं देता। ये इगोइस्टिक हो गया है, ये समझता है कि ये हमसे भी आगे है। लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा नहीं है।
मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और जब तक मैं चीज़ों को ठीक ठीक न जान लूँ। उनका माइंड रिसर्चेबल था, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आया और मान लिया। तुम्हारे अधिकतर जिन्होंने जानें भी कमाई हैं देश के लिए, वो भी इतने रिसर्चेबल माइंड के नहीं थे। भगत सिंह की स्वयं की एक लेख भी प्रकाशित हुआ था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, व्हाई आई एम एथिस्ट। उसमें उन्होंने बताया है, और इसलिए वो लिखना पड़ा क्योंकि उनके दोस्त, उनके साथी, उनके संगी, उनके फैमिली परिवार के लोग वो उनसे बहुत से प्रश्न पूछते थे। रणधीर सिंह ने तो उनसे प्रश्न पूछे भी हैं कि तुम क्या समझते हो अपने आप को। लेकिन हम क्रांतिकारियों को इस मायने में नहीं देख सकते कि उन्होंने जान दी। जान तो कोई भी दे सकता है, जान नहीं, जान क्यों दी? इसलिए भी नहीं क्योंकि अंग्रेज हम पर अत्याचार कर रहे हैं और हमने जान दे दी, ऐसे नहीं। अंग्रेजों की बात नहीं है, बात यह है कि कोई हमें कैसे हमारे खिलाफ हमारे जीवन के निर्णयों को लेने से रोक सकता है। कौन है वो? इसमें कोई नहीं हो सकता, स्वयं ना भारतीय हो सकता है ना कोई विदेशी हो सकता है। बात यह नहीं है कि कोई विदेशी हमें दबा रहा है, बात यह कोई नहीं दबा सकता। और आज भी वो आज़ाद नहीं है जिसे कोई दबा रहा है। दबाव पसंद नहीं होना चाहिए। आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है कि बस 2-4 लोग चले गए यहाँ से। और उस हिसाब से देखा जाए तो तुमने आज़ादी हासिल भी किया खाक की। अगर गौर से देखें तो माना महात्मा गांधी के बहुत सारे प्रयास रहे, सुभाष चंद्र बोस जी के बहुत अच्छे प्रयास रहे, भगत सिंह की कुर्बानी लोगों को बहुत हिलाकर रख गई, जिससे उनके अंदर बगावत बहुत ज़्यादा भर गई थी। बहुत सारी घटनाएं, कांग्रेस के प्रयास, एयरफोर्स का विद्रोह, नेवी का विद्रोह, ये बहुत सारी घटनाएं चलती रही। लेकिन सिर्फ इन्हीं वजहों से आज़ादी नहीं आई है। आज़ादी कैसे आती है? आज़ादी का अर्थ अगर केवल इसी मायने में रखे तो ये बहुत सिकुड़ी ही बात होगी कि अंग्रेजों के जाने से आज़ादी आ गई। नहीं, अंग्रेजों को तूने पूरी तरह से नहीं भगाया है, उसमें वैश्विक स्थितियां भी मायने रखती हैं। हिटलर का बोझ ब्रिटेन नहीं संभाल पा रहा था, भारत का बोझ भी नहीं संभाल पा रहा था। बहुत सी चीज़ें उसको एक साथ ट्रीट करनी पड़ रही थी, ऑपरेट करनी पड़ रही थी, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। वैश्विक माहौल उस समय ऐसा बना कि अंग्रेज विवश इसीलिए ही नहीं हो गए कि भारतीयों ने प्रयास किया, इसलिए भी हो गए क्योंकि बाहर के भी प्रयास माने रखे। बाहर का भी महत्व है। जब उन्होंने 1857 की क्रांति दबा दी तो ये भी दबा सकते थे। जब इतनी बड़ी क्रांति दबा दी गई तो ये भी दब सकती थी। लेकिन वो वक्त ऐसा था उनके लिए कि वो स्वयं बहुत दबाव में थे। तो बात यह नहीं है कि केवल यहीं के प्रयास थे, यहीं के प्रयास तो थे ही, लेकिन बहुत सी बाहर की चीज़ें भी है। तो उस मायने में 15 अगस्त कोई बड़ी बात नहीं हो गई कि हमने 15 अगस्त। कभी कभी तो ऐसा लगता है आज़ादी आ गई, आज़ादी आ गई। प्रयास थे, प्रयास तो बहुत वक्त पहले से भी चले आ रहे हैं। प्रयास कब नहीं थे? मंगल पांडे से चले ही आ रहे हैं प्रयास तो। कितनी ही बगावतें चली आ रही हैं, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटेजी तैयार रखते थे, वो अप्लाई कर देते थे कि हमें देखो, हमें दबाना है दूसरों को। लेकिन उस टाइम पे वो कोई स्ट्रेटेजी बनाना भी नहीं चाहते थे। बहुत सी चीज़ें माने रखती हैं। तो स्वतंत्रता बहुत इतनी सिकुड़ी चीज़ नहीं है कि कुछ लोग चले गए। अरे जो स्वतंत्र थे ना, वो उस समय भी स्वतंत्र थे जब इस देश में अंग्रेज थे। भगत सिंह को कोई भी परतंत्र नहीं कर सका, बॉस को कोई परतंत्र नहीं कर सका। जो स्वतंत्र थे वो हमेशा स्वतंत्र ही थे, और स्वतंत्र हमेशा स्वतंत्र ही रहता है, उसको बांधा नहीं जा सकता। स्वतंत्रता उसका स्वभाव होता है भाई, स्वतंत्रता स्वभाव है, घटना नहीं। स्वतंत्रता कोई फिक्स धारणा नहीं है। स्वतंत्रता तुम्हारी सिकुड़ी हुई परिभाषाएं नहीं है। स्वतंत्रता मनुष्य के जीवन की
जीने की प्रवृत्ति है, ढंग है। स्वतंत्रता जीवन का रस है। इसका अर्थ है कि पक्षी तो आज तक जो पिंजरों में कैद हैं वो भी आजाद हो गए होते। पक्षी उड़े आसमानों में, ये है स्वतंत्रता। ना कि ये स्वतंत्रता है कि पक्षी बस पिंजरे से बाहर आ गया लेकिन कमरे में ही आ गया। कमरे में पिंजरा रखा है, कमरा बंद है, पिंजरे से तो बाहर आ गया लेकिन कमरे में आ गया, तो क्या पक्षी स्वतंत्र हो गया? अब कमरे में परतंत्र है। गोरे अंग्रेज चले गए तो काले अंग्रेज बैठ गए, इससे फर्क क्या पड़ता है? और दूसरी चीज, जो परतंत्र थे वो आज भी परतंत्र है। परतंत्रता स्वभाव में होती है, और जो लोग परतंत्र होते हैं वो परतंत्र ही होते हैं। स्वतंत्रता संपूर्ण जीवन बदलती है। तुम्हारी कुछ घटनाएं नहीं बदल देती। 2-4 कानून बदलने से, कोई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाने से स्वतंत्रता नहीं आ जाती। स्वतंत्रता का मायना इतना सस्ता नहीं होता है कि तुम स्वतंत्र हो गए। अरे तुम औरों से छोड़ो, तुम खुद से तो स्वतंत्र हो जाओ पहले। दूसरों से स्वतंत्र तो तब होगे जब स्वयं से स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हारी अपनी झमेले कितने हैं? अगर भगत सिंह अपने झमेलों में फंसे रहते तो वो एक क्रांति भी कर पाते। तुम अपने झमेले में फंसे हुए हो। तुम्हारे जीवन का ढंग देखो, शर्म नहीं आती तुम्हें स्वतंत्रता का नाम लेते हुए? और ऊपर से नारेबाजी, भारत माता की जय। अच्छा, जय तो कोई भी बोल सकता है। कविताएं मत करो। कविताएं बिना यथार्थ के नहीं की जाती। कोई भी लफ्ज लॉजिक के बिना नहीं चल सकता। तुम्हारे लफ्ज तो आसमानी है। हवाओं में प्यार हो रहा है, हवाओं में प्यार नहीं होता। सिर्फ ये कहने से कि आई लव यू, कोई प्यार को नहीं जान सकता। प्यार इतना सस्ता नहीं होता है। और फिर तुम उसको समझोगे कैसे जब तुम्हारे जीवन में अपनी कोई समझ नहीं। तुम्हारा मस्तिष्क भगत सिंह जैसा है, तुम्हारा मस्तिष्क खुदीराम बोस जैसा है जिसकी उम्र 18 साल है। देखो, बाहर की घटनाएं महत्व नहीं रखती। भगत सिंह की घटनाएं भगत सिंह नहीं है। असेंबली में बम फोड़ने वाला भगत सिंह नहीं है। फांसी पर चढ़ने वाला भगत सिंह नहीं है। सॉन्डर्स की हत्या करने वाला भगत सिंह नहीं है। भगत सिंह उसके अंदर है। भगत सिंह है तो सब अब भी है, सबके अंदर है। भगत सिंह कौन है? भगत सिंह एक ऐसा विचार है, एक ऐसी समझ है, एक ऐसी धारा है, एक ऐसा जीवन जीना है जो बोझों में ना जीता हो। उसके ऊपर भी परिवार के बोझ थे। उसके भी परिवार वाले चाहते थे कि वो शादी करे। उसके भी परिवार वाले चाहते थे कि वो घर पर ही रहे, कहीं इधर उधर ना जाए। जैसी दुनिया की और माएं अपने बेटों को चाट रही हैं, उसकी भी मां थी। लेकिन उसका स्वभाव, उसके जीने की प्रवृत्ति ऐसी थी कि उसमें एक रंग था, रंगत थी। उसमें जीवन की आंतरिकता थी। उसे ये दिख रहा था कि जीवन क्या होता है। जब तक ये दिखने ना लग जाए कि जीवन क्या होता है, कैसे जिया जाता है, मौत रुकना है, परतंत्रता है। सड़ाव है, जहां तुम बासे हो गए वहां तुम्हारी मौत हो गई। जिस क्षण तुम जीवन जीने को नहीं जान पाए, जिस क्षण तुम क्षण को बर्बाद कर दो, जिस क्षण तुम वो ना करो जो आवश्यक है, जिसे करना चाहिए,
बल्कि तुम अपने स्वार्थों के लिए कुछ कर लो। अपने खूंटे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहो कि ये मैंने सोच लिया है, यही मेरी रद्दी जिंदगी है, 2-4 बातें हैं और ये जिंदगी कहलाती है। जिंदगी हर पल नहीं होती है, ताजा होती है। जैसे पेड़ रोजाना बड़ा होता है, इसलिए उसकी हर पत्ती हरी होती है। अगर वो एक दिन भी बड़ा ना हो तो वो एक दिन में ही सूख जाएगा। वो रोज बड़ा होता है, उसकी रोज एक सूरज के साथ मुलाकात होने की समझ बनती है। जैसे ही सूरज की किरण उसके शीर्ष को छूती है, वो उठ खड़ा होता है। वो देखता है कि जीवन आगे है, और जीवन कितना आगे है ये तुम अभी तय मत कर लेना। तुम्हारी निश्चितताएं तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर डालेंगी। निश्चितताओं में सिकुड़ा नहीं जाता, और सिकुड़ कर जीवन जिया नहीं जाता। और भगत सिंह ये जानते थे कि जीवन ऐसा नहीं होता कि मैं बस घर पड़ा रह जाऊं। एक अमृतसर में चली गोलियां उसका दिल दहला सकती हैं। रोलर ट्रैक के खिलाफ बगावत करता है। उस जगह पर वो लड़का जिसकी उम्र 15-16 साल है, पैदल चल कर जाता है। दिखता है ये मामला क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ। वहां से वो बदलता है। समझ तब बदलती है जब जीवन क्वेश्चन करता है। उसके जीवन से क्वेश्चन किए तो उसने समझने का प्रयास किया। अपने कंफर्टेबल जोन, जहां पर हम समझते हैं कि हम सिक्योर हैं, थूक दो। 2-4 चीजें जिनके बिना, अरे यार अगर सोना नहीं मिला तो, अगर जीवन भर खाना नहीं मिला तो क्या होगा। छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस तो देश छोड़ रहे थे, उन्हें नहीं पता था वो कहां जाएंगे। वो जर्मनी जा रहे हैं, देश छोड़ रहे हैं, पता नहीं वहां क्या होगा। एक हैवान से मिलने जा रहे हैं, हिटलर से। बगावत नजरों में होनी चाहिए, बगावत सांसों में होनी चाहिए, बगावत जीवन के हर क्षण में होनी चाहिए। क्रांति क्या है? क्रांति है अपने कंफर्टेबल जोन को तोड़ना। बस क्रांति हो गई। जो कह देना चाहिए वो कह दो, जो जी लेना चाहिए वो जी लो, जो होना चाहिए वो करो, वो ना करो जो बस सिक्योर होने के लिए कहता है। कहां है भगत सिंह? ऐसे होते हैं युवा? कैसी समझ है तुम्हारी? और तुम तो उसको जानते भी नहीं हो। उसका नाम सुना है, उसकी घटना सुनी है, इससे तुम भगत सिंह को जान लोगे? इससे भगत सिंह नहीं जाने जाते, ना बॉस जाने जाते हैं। और दुहाई देने से, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। समझ विकसित करनी पड़ती है, सोच विकसित करनी पड़ती है, और फिर उसी सोच से स्वभाव बनता है और उसी से जीवन बदल जाता है। हिम्मत तब आती है जब आदमी जान जाए कि सच तो यही है। जब वो सच जानता है तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। भगत सिंह ये जानता है, और अच्छी तरह से जानता है कि जीवन यही है तो मैं तो जीऊंगा। मुझे कितने कोड़े पड़ते हैं, क्या मैं तो रखता है भाई, जीवन जीना है। और ये हिम्मत कहां से आती है कोड़े खाने की? कहां से आती है? मैं ये नहीं कहता हूं कि क्रांति की, मैं ये नहीं कहता हूं कि फांसी लगी। मैं कहता हूं फांसी जब लगती है, कोड़े जब खाए जाते हैं, तो इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है व्यक्ति में? हिम्मत आती है उस समझ से, उस अंडरस्टैंडिंग से। वो कुछ भी कर सकता है। फिर आदमी अगर जाना है, जानने का अर्थ यह नहीं, तुमने कोई किताब पढ़ ली, जानने का अर्थ है कि मैं देख रहा हूं बिल्कुल कि एग्जैक्ट ये होती है जिंदगी। एग्जैक्ट देख रहा हूं मैं, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे कि ये मैंने नहीं जिया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये होता है एग्जैक्ट जीवन। ऐसा नहीं है कि तुम सपनों में कुछ सोच लो और जीना कंप्लीट हो गया ना। तुम्हारा जीवन तूने डिसाइड करके मार दिया उसको।
क्या डिसाइड किया तुम? सोने के लिए बेड, बस खाने के लिए खाना, वो भी सोने का ही पार्ट है, यानी कि तुम्हें आराम देने वाली चीजें, बस यही डिसाइड किया है। तुम आराम भी नहीं ले सकते, क्योंकि आराम तो जीने में है, मरने में थोड़ा ही है। आराम करना उसके लिए है जो काम करता है। काम बिना आराम मर जाता है। तुम्हारा आराम भी मरा हुआ है, सड़े सड़ाए हो तुम आराम भी नहीं कर सकते। आराम तब होता है जब दिया जला हो, ज्वाला जली हो, तो फिर चांदनी की ठंडक, चांद जब जल रहा हो तो उसकी ठंडक दिल को आराम देती है। कसरत करने के बाद शरीर ठंडा हो जाता है, हल्का हो जाता है। आराम करके शरीर भारी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर आराम से भारी होता है। कसरत करने के बाद, थकने के बाद जो आराम किया जाता है उससे भारी होता है, उससे हल्का होता है। और भारी तो उस हर चीज से होता है जो नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो तुम्हारा जीवन है ना, इसकी तुम्हारे अंदर समझ जब तक विकसित ना हो जाए कि जीवन क्या है, तुम्हारे रद्दी लक्ष्य जीवन नहीं है। खाना खा लिया, दो चार हैं इधर उधर कर आए, उससे जीवन नहीं जिया जाता। तुम करते क्या हो? खाना खाकर दांत फाड़ते हो, बस। क्यों? क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो करना पड़ रहा है जो नहीं करना चाहिए। तुम्हें 15 अगस्त पर दाव दाव कर, भींच भींच कर, जोर जोर से तालियां बजानी पड़ रही हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है, तुम्हारे अंदर स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल मशीनी मनाना पड़ रहा है। बजाते रहो ढोलक, भारत देश अमर अपना, इस पे है हमको मरना। भारत भी जानते हो, जैसा मैंने पहले ही कहा कि क्रांतिकारियों ने, भारतीय क्रांतिकारियों में खुशबू रही है कि उन्होंने कभी भी किसी को दबाकर आजादी हासिल नहीं की। हमारी स्वतंत्रता किसी को परतंत्र करके नहीं आई। लोगों की स्वतंत्रताएं दूसरों को परतंत्र करके आती हैं। लेकिन सच्ची बात तो ये होती है कि परतंत्र ही परतंत्र कर सकता है। स्वतंत्र तो दूसरे को स्वतंत्र ही करते हैं। इस दुनिया में तुम क्या समझते हो कि जिन्होंने धाक जमाई है वो स्वतंत्र थे? तुम्हें लगता है अंग्रेज स्वतंत्र थे और हम गुलाम थे? ऐसा नहीं है, वो भी परतंत्र थे। उन्हें लोगों को दबाना पड़ रहा है, उन्हें बंदूकें चलवानी पड़ रही हैं, उन्हें लोग मारने पड़ते हैं। कितनी मजबूरी है, कुछ चाट के लिए। वो भिखारियों से गहरे भिखारी हैं, चाहे उन्होंने जो किया, लेकिन उनके अंदर स्वतंत्रता नहीं है, उनके अंदर जीवन नहीं है। वो सड़े सड़ाए हैं, बांस जैसी जिंदगी है उनकी, क्योंकि उनमें प्रेम की एक धार नहीं बहती। कहीं प्रेम दिखता है तुम्हें अंग्रेजों में? और प्रेम होता तो वैसे होते। प्रेम नहीं है, सिर्फ आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, बड़ा बनने की, कुछ अर्जित करने की। भूख है तो भोजन के लिए व्यक्ति जाएगा, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन अगर वो आदमी दूसरे को परतंत्र करना शुरू कर दे, मारना शुरू कर दे, तो यहां पर गड़बड़ी हो जाती है। यहां जितने भी सम्राट हुए जिन्होंने दूसरे राज्यों को हड़पने की कोशिश की, तुम्हें लगता है वे स्वतंत्र थे? स्वतंत्र आदमी हड़पने भी नहीं जाता, क्योंकि उसे भी परतंत्रता समझता है जाने को। एक सम्राट, एक गहरा सम्राट, दूसरे के पास जाना, यार तुम्हें दूसरे के पास जाना पड़ रहा है, कितनी बड़ी परतंत्रता है। किसी को हराने की सोचनी पड़ रही है, कितनी बड़ी परतंत्रता है। और स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र है वो कि यार दूसरे का बोझ भी नहीं देख सकता। मैं तो स्वतंत्र हूं, लेकिन तुझे भी स्वतंत्र करूंगा, सामने वाले को भी स्वतंत्र करूंगा। स्वतंत्र वो है जो स्वतंत्र करता है। जिन्होंने गुलाम बनाया है वो गुलाम थे, गुलाम ही रहेंगे,
उनकी गुलामी कभी नहीं मरी। तुम ये मत समझना कि जो परतंत्र कर लेता है, किसी को अपने दबाव में ले आता है, अपने अनुसार ऑपरेट कर लेता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। ये मूर्खता की बात है, बिल्कुल निरी मूर्खता है। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये महापरतंत्रता है। बहुत बड़ी परतंत्रता है ये, और उससे भी बड़ा परतंत्र है ये जिसको परतंत्र कर रहा है। क्योंकि वो तो तुम जैसा कहते हो वो कर देता है, क्योंकि वो तुम्हारा एक तरह से एक तुम्हारी मशीन की तरह काम करता है, तुम्हारा रोबोट है। तुम उसका बटन दबाते हो, वो काम करने लगता है। कम से कम वो मशीन तो है, तुम मशीन से गिरे हुए हो। क्योंकि तुम्हें उस मशीन को चलाना पड़ रहा है जिस मशीन से बदबू आती है। जो परतंत्र हो उसको परतंत्र करते हो, हैं? कमजोरों को कमजोर करके क्या मजबूत बनना? कौन सी मजबूती है ये? और तुम्हारी मजबूती तो बिना दूसरे को कमजोर किए आती नहीं। कभी तुम मजबूत करके किसी को स्वतंत्र हुए, मजबूत हुए? बड़ी खतरनाक कमजोरी है ये। तुमने देखा होगा कि बहुत सी जो आजकल तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी मूर्खता बड़ी बातें उनकी सामने आती हैं। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। इसका अर्थ है कि जो आगे बढ़ गए हैं वो अपने आप को मजबूत समझते हैं, और वो दूसरे को परेशान किए बिना, दूसरे को कमजोर सिद्ध किए बिना अपनी मजबूती पर भरोसा ही नहीं करते। उन्हें तब तक भरोसा ही नहीं आता जब तक कि दूसरा ऐसा बिल्कुल महसूस ना हो जाए कि कमजोर है। नई प्रतिभा को नहीं आने देने का मतलब ही क्या है कि अपनी प्रतिभा बहुत खोखली है। अगर नई प्रतिभा आ रही है तो उसको आने दो और उसको और मजबूत करो, और तुम और मजबूत करने चले जाओ। पूरा मजबूत करो दूसरे को और फिर सिद्ध करो कि मैं भी आगे हूँ। अगर तुम्हें कुछ जानकारी है, तो तजुर्बा है, तो तुम्हारी जो जिंदगी है वो जिंदगी ही सिद्ध कर देगी तुम मजबूत हो। तुम्हारा जीना सिद्ध करना चाहिए ना तुम मजबूत हो। तुम्हारी मजबूती दूसरे को कमजोर करने पर क्यों टिकी हुई है? हमारे जो भारत के रस की धारा है हमारे अंदर, भारतीयता यही तो है कि हम किसी को कमजोर करके मजबूत नहीं बनते। हम किसी को कमजोर करना ही नहीं चाहते। लेकिन हाँ, ये बात उनके मुंह पर अच्छी लगती है जो स्वयं मजबूत हों। कुछ लोग कमजोर हैं, वो भी कहते हैं हम दूसरों को कमजोर ही नहीं करना चाहते, जबकि वो मजबूत ही नहीं है। यहां महात्मा गांधी के पक्षधर बहुत कायर भी थे जो कहते थे कि हम तो अहिंसा के पक्षधर हैं, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते थे। कुछ लोग अपना मुंह छिपाने के लिए महात्मा गांधी की लंगोटी में जाकर छुप गए। महात्मा गांधी योद्धा हैं क्योंकि एक बूढ़ा आदमी जो नहीं डरता, वो योद्धा है, लेकिन उसके पीछे जो आने वाले हैं उनमें बहुत कायर होंगे। क्योंकि अगर वो इतने ही वीर थे तो जाते भगत सिंह की साइड में। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि इतने गहरे ज्ञानी हो गए थे कि अहिंसक हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। अहिंसा उसको अच्छी लगती है जो बलशाली हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके कंठ में बसा गरल हो। एक ऐसा सांप जिसमें जहर नहीं है और वो कहेगा मैं तुझे नहीं डसता। अरे तू डस क्या सकता है, तुझमें जहर ही नहीं है। क्षमा उसी पर शोभा देती है जो मजबूत हो। ऐसा नहीं है कि कमजोर कह रहा है कि मैं तुझे क्षमा करता हूं। अबे तू खुद क्षमा हो जा, तुझमें है क्या? यहां का कोई क्रांतिकारी, मजबूत क्रांतिकारी, कोई भगत सिंह जैसा आदमी, कोई महात्मा गांधी जैसा आदमी ये कहे कि हिंसा गलत है, हमें किसी पर हिंसा नहीं करनी है। देखो भगत सिंह क्या
का क्या उदाहरण आता है। असेंबली में वो बम भी फोड़ सकते थे, लेकिन बम फोड़े नहीं, बोले देखो देखो तुम्हारे जो बहरे कान है ना, उनको हम संकेत देना चाहते हैं, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, क्षमा कर दिया हमने तुम्हें, हम बम भी फोड़ सकते थे, क्षमा कर दिया। ये आदमी जो बम भी फोड़ रहा है और फिर कह रहा है कि क्षमा कर दिया और हम तुम्हें दबाना नहीं चाहते, ये इससे मजबूती बड़ी क्या होगी, इससे बड़ी मजबूती क्या होगी। मारने का मौका मिले तो दूसरे को मार ही दो, ये ज़्यादा बड़ी मजबूती नहीं है। तुम मजबूत हो, तुम दूसरे को मार सकते हो, दबा सकते हो और कमज़ोर करते हो, और कमज़ोर ही कर दो। एक ऐसा आदमी जो कमज़ोर है, दूसरा उसको कमज़ोर भी कर सकता है, उसको हरा भी सकता है, लेकिन फिर भी उसको कमज़ोर ना करके बोले देखो कमज़ोर हो तुम, अब मजबूत बनो और मैं तुम्हें अपमान नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसा आदमी ज़्यादा मजबूत होता है, एक ऐसा आदमी जो शत्रुओं को भी माफ़ कर दे। जैसे रामायण में राम कई बार अपने शत्रुओं को भी माफ़ कर देते हैं। इसे कहते हैं असली वीरता, इसे कहते हैं असली क्रांतिकारी, इसे कहते हैं असली मजबूत। तुम्हें लगता है अंग्रेज मजबूत थे? वो तो क्या मजबूत थे, एक भावना का वेग नहीं सह सकते, एक प्रेम की धार नहीं सह सकते, प्रेम युद्ध में हार जाते हैं। है हिम्मत प्रेम करने की? नहीं है, नहीं है ना। भगत सिंह में प्रेम करने की भी हिम्मत है और भगत सिंह में युद्ध करने की भी हिम्मत है। इसे कहते हैं मजबूती, यह है गहरी मजबूती। सुभाष चंद्र बोस में माफ करने की हिम्मत है, सुभाष चंद्र बोस में चालाकियां भी हैं, सुभाष चंद्र बोस में गहराइयां भी हैं, लेकिन उनका कोई भी दाव झूठ के लिए नहीं लगता। राम विभीषण को अपने पक्ष में ले लेते हैं। राम भी चालाकियां जानते हैं, परंतु वे इसलिए चालाकियां नहीं करते क्योंकि रावण को घसीटना है, बल्कि इसलिए क्योंकि रावण ने गलत किया है, हमें उसको सिखाना है। वो तो रावण को भी सिखाते हैं। कभी भी अगर युद्ध करना भी पड़ा है किसी भगत सिंह को, किसी बोस को, किसी उधम सिंह को, किसी मंगल पांडे को, बड़े खुशबूदार क्रांतिकारी हैं ये, इन्होंने युद्ध किया है, तो इन्होंने युद्ध इसलिए नहीं किया क्योंकि युद्ध की चाहत थी। ये तो शांति और अमन के पुजारी हैं, ये तो प्रेम के पुजारी हैं। चाहे ये इस बात को पूरी तरह से समझते जानते ना हो, लेकिन ये करना प्यार ही चाहते हैं। इनका इंटेंशन प्रेम भरा है। भले ही ये लोग कितना भी कहें कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन तुम प्रेम से इतने भरे हुए हो कि तुम्हें युद्ध के लिए भी युद्ध करना पड़ा तो तैयार हो गए, जैसे कृष्ण हो जाते हैं तैयार। इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें प्रेम नहीं था, युद्ध करने पड़ते हैं, वो एक अल्टीमेट ऑप्शन बन जाता है। अब कभी भी युद्ध रामों ने नहीं किए, युद्ध की शुरुआत कभी रामों ने नहीं की, रावणों ने की। रावण ही छेड़ते हैं रामों को। राम तो प्रेमी होते हैं, वो तो लंका में भी विभीषण का राज्याभिषेक करके शांति कायम करते हैं। उनका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं होता है, वो ईगोस्टिक नहीं है, वो स्वाभिमानी नहीं है। स्वाभिमान का अर्थ अपना अभिमान उनमें नहीं है कि हम कुछ हैं, अपने अभिमान को लिए नहीं हुए हैं, अपने बस वजूद का रस पीते हैं, अपने आप पर, अपने लिए स्वार्थी नहीं हो जाते। और ये भारत की एक खुशबू है, ये भारत की खुशबू है। कहने को हम तिरंगे के सामने खड़े होकर बहुत सी बातें करते हैं, कुछ तिरंगे में रंग देख लिए हैं, झंडा ही भारत है। भारत क्या है? अब चलो ये ही बात कर लेते हैं, भारत क्या है, बात ही खत्म हो जाएगी। तुम ये जानते हो भारत क्या है?
क्या है भारत? जानते हो भारत क्या है? इतनी बड़ी बड़ी भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या है भारत? इंडिया है क्या? देखो, सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि भारत मेरा देश महान, ज्ञानी ऋषियों की है खान, सारा जग देता सम्मान, हम करते इसका गुणगान। पूरब के वन सुंदर डेरे, उत्तर में गिरिराज के पहरे, दक्षिण में सागर हैं लहरे, इसमें हमने जन्म लिया है, इसका शीतल नीर पिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, इस माटी ने अन्न दिया है। सच में इसलिए भारत महान है क्योंकि उसने तुम्हें अन्न दिया है। और तुम्हारी धारणा यही है, गौर से देखो तो तुम्हारे लिए भारत इसलिए है क्योंकि तुम्हें चाटने को देता है। तुम्हारे लिए भारत इतना ही है कि ढकेल वाला आता है चाउमीन खिलाने, देवीराम कचौड़ी वाला हमें कचौड़ी खिलाता है। मेरे घर के पास एक दुकान है जिसमें मैं आइसक्रीम खाता हूँ। भारत मेरा देश महान क्योंकि मैं खा पी लेता हूँ वहाँ पे। नहीं कह रहा हूँ मत खाओ, लेकिन बस भारत खत्म। भारत मेरा देश महान, मुझे मेरे लिए महान है। वो तुम्हारे स्वार्थों को पूरा ना करे ना, और तुम्हारे अभिमान को तिरंगा ना लहरा दे। तुम्हारे अभिमान का ये जो लहराता हुआ तिरंगा है ना, ये तिरंगा जीवन का प्रतीक नहीं तुम्हारे लिए। ये तिरंगा तुम्हारे अहंकार की उड़ान है। तुम्हारा अहंकार हिलोरें ले रहा है हवा में उड़ते हुए। तुम पता है, तुम झंडे के दिन बड़े जाते हैं 15 अगस्त मनाने, तुम्हारा कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है उसके लिए। तुम खाली थे घर इसलिए आ गए 15 अगस्त मनाने, नहीं होते तो नहीं आते। बात आने जाने की नहीं है, आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन तुम्हारा आना भी कोई काम का नहीं है और जाना भी कोई काम का नहीं अगर तुम ये नहीं जानते कि मैं क्यों आया हूँ। और सच में बता दूँ ईमानदारी से, तुम बूंदी के लड्डू खाने आए हो, तुम मिठाई खाने आए हो। खोपड़ी तुम्हारी बोझिल हो गई थी, करने के लिए कुछ नहीं था, तुम खाली थे, तुम्हारा टाइम खराब हो रहा था इसलिए आ गए, और सब आ रहे थे इसलिए भी आ गए। आराम से सब इकट्ठे होंगे, कुछ तड़क भड़क होगी, बाजे बजेंगे, डीजे बजेगा, और जहां पर ये प्रोग्राम होता है वो लोग भी क्या कर रहे होते हैं, अपने को प्रमोट। बहुत सी कंपनियां इस तरह से 15 अगस्त को प्रेजेंट करती हैं कि अब और अच्छा प्रोडक्ट बनाओ हमारे लिए, भले ही वो प्रोडक्ट दुनिया को चाट रहा हो, देश को चाट रहा हो, इकोनॉमी को चाट रहा हो। वो भी कंपनियां, वो भी इंडस्ट्रीज 15 अगस्त मनाती हैं जो मांस का निर्यात करती हैं। कंपनियां छोड़ो, गवर्नमेंट की बात कर लो, तुम्हारी गवर्नमेंट मांस का निर्यात नहीं करती, और कौन इनको एग्री करता है? इन सारी चीज़ों को, सारे व्यापार को, जो इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, उसमें नीतियां कहाँ से आती हैं? गवर्नमेंट की नीतियां होती हैं। और तुम्हें क्या लगता है जो भी व्यापार हो रहा है उसमें से गवर्नमेंट नहीं कमीशन लेती, टैक्स नहीं लगता? टैक्स भी लगता है। इसका अर्थ है कि मांस के लिए पूरे अधिकार है, गवर्नमेंट दे रही है। और कहीं डीपीएसपी में ये भी उल्लेख करती है कि वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा करो। एक तरफ स्वतंत्रता की बात करता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी तरफ मुर्गियों को पिंजरे में रखकर क्या हालत कर दी तुमने उसकी। ये स्वतंत्रता है? ऐसी स्वतंत्रता दी है तुमने, भैंसों को इसलिए बड़ा किया जा रहा है ताकि उन्हें काटा जाए। ये स्वतंत्रता है, और ये गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है। ये स्वतंत्रता है, इसे स्वतंत्रता कहते हैं।
अन्य जगहों की फिर बात भी क्या करें, सारे जगह तमाशे हो रहे हैं। बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी भी उसमें खड़े हुए हैं 15 अगस्त के दिन, बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी, और बड़े अच्छे लग रहे हैं। टोपी पहनी हुई है, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, आंखें मुदी हुई हैं, जानते कुछ नहीं। नाम भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का लेने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उनके हृदय को समझना पड़ता है, और वो हृदय कायरों के पास नहीं होता। वो हृदय अर्जित करना पड़ता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत लगती है। जहां जहां झंडा मनाया जा रहा है वहां पर क्या सबसे बड़ी युवा जनसंख्या वाला देश एक युवा भी नहीं रखता? गाने गा रहे हैं, झंडा सबको लगता है प्यारा, जय हिंद जवानों का नारा, बस खत्म जवान। और तुम अर्थ जानते होगे, गानों के अर्थ जानते होगे, सार नहीं जानते, क्योंकि सार तो जीवन का हिस्सा बन जाता है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें तुम नहीं संभाल पाते। दरअसल जो देशभक्त नहीं होते वो देशभक्ति का सबसे ज्यादा प्रदर्शन करते हैं, वो तो व्हाट्सएप पर हो जाता है। पता है मैं कितना बड़ा देशभक्त हूं? मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 मेंबर हैं, और सबको मैंने मैसेज किया है 15 अगस्त का। और मैसेज क्या किया, बधाई हो 15 अगस्त, और फिर एक आध गाना, ए मेरे वतन के लोगों, वो भी वाला नहीं, जहां भोर सुहानी देखी, बस बात खत्म हो गई। इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। जीवन कब बदलोगे? आज 15 अगस्त आया है, अब तो कुछ स्वतंत्रता लाओ जीवन में। कब लाओगे? तुम्हारे दृष्टिकोण कैसे हैं? अब अपनी नजरों को शर्माने दो और देखो, अपनी नजर को सच्चाई से, ईमानदारी से देख लो कि तुम ऐसे ही हो कि नहीं हो। तुम भारत माता की जय बोलते हो, भारत का रस किसमें है? भारत का अर्थ है वह जीवन, वो जीवन जिसे जीने के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर देंगे, लेकिन जिएंगे जरूर, क्योंकि जीवन जीना जरूरी है, क्योंकि इंसान इसी के लिए पैदा हुआ है। जीवन जीने के लिए हमें आजादी है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन इसके पीछे छिपा क्या हुआ है? मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं दूसरी लाइन में, जीवन जीना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन तुम जीवन जीते नहीं हो। तुम कह रहे हो जी तो रहे हैं, ब्रीथिंग इज लाइफ। ओ हो, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा वाक्य, ब्रीथिंग इज लाइफ। सांसें जीवन नहीं है, सांसें जीवन नहीं है। इंसान का जीवन सांसें नहीं होती, वो तो इंसान के जीवन के एक हिस्से शरीर, एक यंत्र का सिर्फ फ्यूल है, ऑयल है। यंत्र ठीक है, काम करना चाहिए, शरीर अच्छा रहना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन जीवन, जीवन नहीं है शरीर, जीवन नहीं है सांसें, यंत्र है शरीर। और उस यंत्र को पूरा पूरा सम्मान दो, मैं मानता हूं, लेकिन जीवन ना जिया तो ये काम भी कैसा आएगा? तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा स्वस्थ रहना किसी काम का नहीं हो तो स्वस्थ रहने का भी क्या फायदा?
तुम स्वस्थ रहो इसलिए क्योंकि तुम जीवन जीते हो और जीने में और गहराई आएगी, इसलिए स्वस्थ रहो। इसलिए स्वस्थ मत रहो कि बस स्वस्थ ही रह रहे हैं। कुछ लोग तो जीवन में बस स्वस्थ रह पाते हैं। बहुत से बॉडी बिल्डर्स हैं, वो जाकर के बस बॉडी बनाए जा रहे हैं। करेंगे क्या? काम लायक बना लो, बात खत्म हो गई। और आज ऐसा तो टाइम है नहीं कि भाई बहुत बड़ा युद्ध करना पड़ रहा है। किसी स्पोर्ट्स में हो तो ठीक है, लेकिन हाँ, शरीर की से कसरत रोज करो, इतनी ही करो जितनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस लगे हुए हैं 2-2 3-3 घंटे रोज, और उन 2-2 3-3 घंटे लगे रहने की वजह से डाइट ज़्यादा लेनी पड़ रही है, और डाइट ज़्यादा लेने की वजह से खाना ज़्यादा पड़ रहा है, जिससे कि पूरा टाइम खराब हो रहा है और जिससे कि जीवन जीने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। वैसे ही सोने के लिए अलग टाइम चाहिए, फिर हमारे रोजाना के क्रियाकलाप है, नहाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। तुम जियोगे कब? और तुम शरीर भी मजबूत किस लिए कर रहे हो? जीने के लिए। और अगर जिए ही नहीं तो शरीर खुद कमजोर हो जाता है। तुम्हारी मानसिक स्थिति मर गई है क्या? जिसका मेंटल इनर सर्किल बहुत वीक होता है, वो ज्यादा शरीर बनाता है। दोनों चीजें जरूरी नहीं है। मन को कम मजबूत करोगे, शरीर को भी मजबूत रखो, मैं मानता हूं, लेकिन मन को भी रखो। और शरीर को इतना मजबूत करने की आवश्यकता नहीं। आज तो लड़ाइयां, ऐसा तो है नहीं कि युद्ध करने तुम्हें जाना है, आजकल तो बंदूकें लड़ती हैं। इसलिए इतना स्वस्थ रहो। आजकल जो लड़ने जाए और शरीर से ज्यादा लड़ाई करे, वो मूर्खता है। एआई इतना विकसित होने जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेवोल्यूशन के बाद में अब तो आर्मी भी रोबोटिक होने वाली है। अब युद्ध करने के लिए इंसान को जाना ही नहीं पड़ेगा, मिलिट्री ही कन्वर्ट हो जाएंगी अब रोबोट्स में। और फिर जो युद्ध बड़े होते हैं उनमें कहाँ कोई लड़ने जा रहा है? एटॉमिक बम बन चुके हैं। तुम ओपनहाइमर की मेहनत को क्यों खराब कर रहे हो? इसीलिए विचार, समझ, अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक माइंडसेट, ये सबसे बड़ी शक्ति है। इसे अर्जित करो। और भारत यही है कि जो जीवन है उसको पूरा पूरा जी लो, उसका कोई हिस्सा छोड़ो ना। जिसने पूरा जीवन जिया है वो भारतीय है, वो इंडियन है, चाहे वो किसी भी देश में पैदा हुआ हो। मिट्टी कोई मायने नहीं रखती। अरे तुम कह रहे हो कि देखो यहाँ की मिट्टी है, हम यहाँ जैसे हैं, ठीक है, तुम यहाँ जैसे हैं, यहाँ तुम्हारा जैसा, तुम्हारा यहाँ स्वास्थ्य तुम्हारी मिट्टी के अनुसार चलेगा, ठीक है, बात खत्म हो गई। लेकिन हर जगह की मिट्टी उनके लिए अच्छी है जहाँ पर वो जीव रहते हैं। किसी भी देश के लिए किसी से भी नागरिक से पूछ लेना, उनके लिए वो मिट्टी परफेक्ट होती है। लेकिन मिट्टी चाटने से क्या फायदा? बोले कि ये मेरा देश है, मैं इसको चाटूंगा, तो तुम फिर भारतीय हो जाओगे। भारतीयता ये नहीं देखती कि मिट्टी कैसी है, सरहदें नहीं देखती, और भारत सरहद नहीं है। इस बात को गौर से समझ लेना। तुम ये कहो कि देखो जम्मू कश्मीर, फिर इधर नीचे की तरफ आ जाओ, ये हिमाचल प्रदेश, और ऐसे करके ये जो नक्शा है भारत का, नक्शा भारत नहीं है। नक्शा भारत नहीं है। भारत तो ये तब भी था जब नक्शा दूसरा था, जब इसमें पाकिस्तान था, जब इसमें भूटान था, जब इसमें म्यांमार मिला हुआ था, जब इसमें श्रीलंका था, जब इसके सब पार्ट थे, तब भी ये भारत ही था। भारत कोई कागज पर खिंची हुई लकीरें नहीं है, सरहदें नहीं है। भारत हृदय पर लकीरें खींचता है। भारत इस अस्तित्व की छाती पर लकीरें खींचता है। भारत जीवन की धारा है जो कहीं भी बहे, डजंट मैटर। तुम क्या समझते हो सुकरात भारतीय नहीं है? जो जीवन जी ले वो भारतीय है। यही भारत था। और भारत सच में इसी इंटेंशन से इसको भारत कहा जाता है। जो जी सके, जो समझ सके, जो जीवन के धारा के साथ एक हो सके, जो जवान रहे। जवान का मतलब क्या होता है? जीवन की धारा के साथ जो एक होकर चलने की क्षमता रखता है वो जवान है। और जो जीवन से दबक कर, और आजकल यही हो रहा है कि आज का जवान जीवन से छिप रहा है कैरियर के नाम पर। मैं नहीं कह रहा हूं कि कैरियर चूज ना करो, लेकिन
ऐसा तो ना करो कि जिसमें काली कंफर्टेबिलिटी हो, जहां तुम्हें एसी रूम लेना है, घर बनाना है, शादी करनी है और बच्चे पाल पोस कर बड़े करने। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बड़ा किया ताकि तुम जी सको। तुम इतना जी रहे हो कि तुम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हो ताकि वो जी सकें। फिर तुम्हारे बच्चे उनके बच्चों को बड़ा करेंगे ताकि वो जी सकें। फिर जिएगा कौन? कौन जिएगा? जीना शुरू करो। छोटी चीजें नंबर 2 पर रख दो। नंबर 2 की चीजें नंबर 2 पर फेंक दो, वो पीछे की चीजें हैं। फर्स्ट प्रिमिटिव, व्हाट इज द प्रिमिटिव? इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड आवर लाइफ। प्रिमिटिव इज प्रिमिटिव। भारत की खुशबू पर परिपूर्णता में है। सौंदर्य इसका किसमें छिपा है कि भारत, भारतीय इंडियन जो होता है ना, इंडियन का एक स्वभाव मिलेगा कि वो किसी भी चीज को अनदेखा नहीं कर सकता। और तुम इंडियन ये मत समझ लेना कि ये इंडियन जो होते हैं वो ये केवल ये इस सर्किल में रहने वाले लोग हैं। ये इंडियन नहीं है, इनमें एक भी इंडियन नहीं मिलेगा आपको। ये इंडियन नहीं है, चिल्लाने वाले इंडियन नहीं है, भारत माता की जय बोलने वाले भारतीय नहीं है। और जो तिरंगा हिला रहे हैं, ये खुद अपना जीवन नहीं हिला पाए। जो तिरंगा हिला रहे हैं, अपना भी तो कुछ हिलाओ। अपनी जिंदगी कब हिलाओगे? खुद हिले नहीं, खुद का जीवन हिला नहीं, वही जीवन जो दूसरों ने सड़ा सड़ाया दे दिया है, समझा दिया है कि ऐसा कर लेना, बात खत्म हो गई, हो गया जीवन। शादी, बच्चे, बीवी, खत्म, खाओ पियो निकालो। ऐसा लगता है कभी कभी कि जीवन टिश्यू पेपर है, खाया, यूज किया, थूका, ठीक। भारत ने तपस्या की ज्वाला जलाई क्योंकि वो जीवन जानना चाहता था।